मायका छोड़ आई ननद। सविता के घर में काफी साज सज्जा थी, लेकिन उस साज सज्जा के साथ सभी लोगों की आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि सविता की बेटी रीतू की आज विदाई थी। रीतू सभी से गले लगकर रो रही थी। तभी रीतू की भाभी नंदिनी उसको गले लगाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, ननद जी, आज से आपका घर परिवार सब कुछ आपका ससुराल है, इसलिए वहाँ अच्छे से रहना, क्योंकि जब लड़की की विदाई हो जाती है तो लड़की अपने मायके की नहीं रहती। नंदिनी की बात सुनकर रीतू और ज़ोर से रोने लगती है। इस तरह कुछ देर बाद रीतू की विदाई हो जाती है। रीतू की विदाई के बाद घर पूरा खाली खाली हो जाता है। सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। घर को शांत देख सविता अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, देखो तो बहू, घर कितना सूना सूना लग रहा है। हमारी ऋतु इस घर में रहती थी तो इस घर में कितनी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज ये घर कितना सूना लग रहा है। लेकिन माँ जी, हम कर भी क्या सकते हैं, लड़की को एक न एक दिन अपना मायका छोड़कर अपने घर जाना ही पड़ता है। अब जैसे आप अपने मायके को छोड़कर यहाँ आई, मैं आई, ठीक वैसे भी ननद जी को भी अपने घर जाना ही था। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। बस भगवान करे मेरी बेटी वहाँ खुशी से रहे। इतना बोलकर सविता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सविता अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी। तभी वो अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए कहती है, अरे रितु, एक गिलास पानी तो ले आना। सविता की आवाज़ सुनकर नंदिनी अपनी सास के लिए पानी लाती है और उसके हाथ में थमा देती है और अपनी सास को याद दिलाते हुए कहती है, माँ जी, आप भूल गई क्या कि ननद जी की विदाई हो चुकी है, उनकी शादी हो चुकी है। अब वो अपने ससुराल में है, ना कि हमारे पास। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। खैर कोई बात नहीं, बेटी थी ना तो ज़्यादा लगाव था, इसलिए बार बार भूल जाती हूँ कि अब वो अपने ससुराल में है। तो क्या हो गया माँ जी, अगर आपकी एक बेटी गई है? अरे आपकी बहू यानी मैं भी तो आपकी बेटी की समान ही हूँ ना। हाँ बहू, वो तो है ही, अब तू तो है ही, पर क्या करूँ, अपनी बेटी के बिना ना मैं एक पल नहीं रहती थी, पर अब तो जैसे तैसे रहना ही पड़ेगा उसके बिना। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन नंदिनी ऑफिस के लिए तैयार होने लगती है और वो घर से जाने लगती है कि तभी सविता के पास रीतू का फ़ोन आता है। सविता अपनी बेटी से बात नहीं कर पाती, इसलिए वो नंदिनी को रोकते हुए कहती है, अरे बहू, तू ऑफिस जा रही है ना, तो ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट के लिए मुझे ऋतु से बात करने दे, मेरा फ़ोन बंद हो गया है। पर माँ जी, मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट हूँ और अगर लेट हुई ना तो मेरा हाफ डे लग जाएगा। मैं शाम को आकर आपकी बात करवाती हूँ। और फ़ोन ऑफ ही तो हुआ है ना, 5 मिनट चार्ज पे लगा दो, ऑन हो जाएगा। अरे जानती हूँ बहू, पर अभी मेरा ऋतु से बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी तो तू लेट हो ही गई है ना, अब जब हाफ डे लग ही रहा है तो हाफ डे में ही चली जाना। मेरी बच्ची रो रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी शादी को कुछ ही दिन हुआ है और अभी से मेरी बेटी के साथ ऐसा बुरा सलूक हो रहा है। क्या ननद जी रो रही थी? ऐसा क्या हो गया उसके साथ? मैं अभी फ़ोन करती हूँ, आप पहले बात कर लीजिए। जब नंदिनी को पता चलता है कि ऋतु रो रही थी तो उसे भी लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए वो ऑफिस ना जाकर सबसे पहले अपनी ननद को फ़ोन करती है और उसकी बात अपनी सास से करवाती है। ऋतु, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ जी ने मुझे बताया तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मुझे बता दो। अरे बहू, तो पहले मेरी बात करा, तो बाद में ऋतु से बात करना। इतना बोलकर सविता नंदिनी के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और अपनी बेटी से बात करती है। बात करने के बाद नंदिनी को पता चलता है कि ऋतु के ससुराल में उसके कुछ रिश्तेदार आए थे और घर का सारा काम अकेली ऋतु को करना पड़ा, इसलिए वो इतना फूट फूट कर रो रही थी। जब नंदिनी को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर अफसोस वो कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी सास के हाथों से फ़ोन छीन कर अपनी ननद से कहती है, ऋतु, तुम इतनी छोटी सी बात पर रो रही हो? अरे हमारे घर में भी तो रोज़ मेहमान आते हैं, मैं भी तो घर में काम करती हूँ, पर मैंने कभी इतनी छोटी सी बात के लिए अपने मायके फ़ोन नहीं घुमाया। तुम्हें पता है माँ जी और मैं कितना डर गए थे, तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस भी नहीं गई, अब मैं हाफ डे में जा रही हूँ। हाँ भाभी, आप तो ऐसे ही बोलोगी ना, आपको कुछ करना जो नहीं पड़ा। अगर आप मेरी जगह होती ना तो अभी आप भी रो ही रही होती, और आपकी किस्मत ना बहुत अच्छी है जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला। इतना बोलकर ऋतु अपनी भाभी से नाराज़ हो जाती है और फ़ोन रख देती है। नंदिनी भी लेट हो रही थी, इसलिए वो दोबारा फ़ोन नहीं करती और चुपचाप ऑफिस के लिए चली जाती है।
अब इसी तरह आए दिन रितु अपने मायके फ़ोन करती और अपने ससुराल वालों की बुराई। माँ मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आती है। सही कहते हैं लोग, सास ना आखिर सास ही होती है। अरे अरे बेटा, अब क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? अरे तू जब से ससुराल गई है ना, ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जिस दिन तूने रो कर मुझे फ़ोन ना किया हो। माँ अब तो किस्मत में रोना ही लिखा है, और जब किस्मत में ही रोना लिखा हो तो मैं आपको खुश नज़र कैसे आऊँगी? मुझे तो लगता है इन्होंने मुझे बहू नहीं बल्कि नौकर समझ रखा है। आज ना फिर मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। घर का सारा काम करके मैं उस बुढ़िया को अस्पताल ले गई और अस्पताल से लाकर उसकी सेवा करी। माँ मैं इतना थक गई हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सास से कहा आज बाहर का खाना खा लेते हैं, मंगवा ले क्या? अरे तो उस पर तो मेरी सास मुझे ताने देने लगी। हाय मेरी फूल सी बच्ची को कितना काम करना पड़ता है ससुराल में। पर रितु बेटा, तू अपने घर की इकलौती बहू है। अब तू अपनी सास को और घर को नहीं देखेगी तो कौन देखेगा, है ना बेटा? कुछ दिन की बात है, बर्दाश्त कर ले। माँ तुमसे दूर क्या हुई मैं? तुम तो अपनी बेटी को ही भूल गई। तुम तो बिल्कुल भाभी की ज़ुबान बोल रही हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सविता बस रितु को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर रितु तो अपनी माँ की बात से ही नाराज़ हो जाती है और फ़ोन रख देती है। उस दिन के बाद फिर रितु अपनी माँ को फ़ोन नहीं करती। एक हफ्ता बीत जाता है और अब तक रितु का कोई फ़ोन मैसेज नहीं आया था, जिस वजह से सविता परेशान होने लगती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तेरे पास रितु का कोई फ़ोन या मैसेज आया क्या? कहाँ माँ जी, उस दिन के बाद से ननद जी ने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। मैं अगर उन्हें फ़ोन या मैसेज भी कर देती हूँ तो कोई जवाब नहीं देती। वैसे आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? आपकी ननद जी से बात नहीं हुई क्या? हाँ बहू, एक हफ्ता हो गया, पर रितु ने मुझे कोई फ़ोन मैसेज भी नहीं किया, और जब मैं करती हूँ तो हमेशा बिज़ी हूँ कहकर फ़ोन रख देती है। लगता है मेरी बेटी अब तक मुझसे नाराज़ है। माँ जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सच में ननद जी बिज़ी हो। आखिर इतने बड़े घर की बहू जो है, अरे कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होगी उन पर। और मुझे तो खुशी है कि अब उन्होंने मायके में दखल अंदाजी देना कम कर दिया। भगवान करे वो इसी तरह से अपने ससुराल को संभाले। कुछ दिनों से रितु का फ़ोन नहीं आता, जिस वजह से नंदिनी को लगता है कि उसकी ननद के ससुराल में सब कुछ ठीक है। इसलिए वो ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां ले लेती है और अपने परिवार के साथ बाहर जाने की प्लानिंग करती है। और रात को जब पूरा परिवार खाने के टेबल पर इकट्ठा होता है तो नंदिनी अपने पति और सास से कहती है, बहुत दिन हो गए हम सब कहीं बाहर नहीं गए। मैंने ऑफिस से 3-4 दिन की छुट्टियां ले ली है, क्यों ना हम कहीं बाहर घूम कर आएँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नंदिनी, मेरी भी 3-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी है, और वैसे भी जब से रितु की शादी हुई है तब से सब बिजी ही चल रहा है। थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, क्यों माँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब तो बाहर चले जाएंगे, पर मुझे तो अपनी बेटी की फ़िक्र हो रही है। 15 दिन हो गए आज, पर अब तक मेरी उससे बात नहीं हुई। पता नहीं उसके ससुराल में सब ठीक है भी या नहीं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटा, मैं क्या करूं? अच्छा, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम रितु को भी अपने साथ कहीं बाहर ले जाए। वैसे भी ना वो बड़ी परेशान रहती है, बाहर से घूम कर आएगी तो उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। अरे पर माँ, अब रितु की शादी हो चुकी है, हम उसे ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमें पहले उसके ससुराल वालों से बात करनी होगी। हाँ तो कर लेना। वैसे भी कितने दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा, और उसके ससुराल वालों से बात करने पर हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी अपने ससुराल में सुखी है या नहीं। ठीक है माँ, अगर आप इतना ज़िद कर रही हैं तो मैं कल बात कर लूँगा। फ़िलहाल मेरा खाना हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राहुल सोने के लिए चला जाता है, पर सविता की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। अगली सुबह होते ही सविता बड़ी परेशान रहती है और घर में इधर से उधर घूम रही होती है। अपनी सास को इस तरह बेचैन होकर घर में घूमता देख नंदिनी अपनी सास से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। हाँ बहू, क्या बताऊँ, सुबह से ना मेरा जी बहुत घबरा रहा है। रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा मेरी बेटी ज़रा भी खुश नहीं है अपने ससुराल में। मुझे तो बस उसी की फिक्र सताती रहती है। सविता ये सब कुछ बोल रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है और नंदिनी दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही अपनी ननद को देखकर नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी ननद खाली हाथ नहीं आई थी बल्कि अपना सारा सामान लेकर आई थी। अरे ननद जी, आप वो भी इतनी सुबह सुबह अपने सामान के साथ,
क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बहू, मैं तो तुझे कह रही थी ना कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सुबह से मेरा मन कितना बेचैन था, और मैंने तो कल रात को भी बहुत बुरा सपना देखा था। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इस तरह यहाँ क्यों आ गई? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? माँ, अगर सब ठीक होता तो क्या मैं अपना सामान लेकर यहाँ होती? मैं परेशान हो गई हूँ अपने ससुराल वालों से, इसीलिए तो यहाँ आ गई हूँ। और आप लोग भी मुझे अंदर बुलाने के बजाय दरवाजे पर ही मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है ननद जी, हम सब ना बस थोड़े हैरान हो गए थे। आप अंदर आकर बताओ ना आखिर हुआ क्या है, जब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब जैसे ही नंदिनी पानी लेने के लिए अंदर जाती है, वैसे ही रितु अपने ससुराल वालों की बुराई अपनी माँ के सामने करने लगती है। माँ, भाभी को कुछ मत बताना, वरना वो मेरी ही गलतियाँ ढूंढने लगेगी। पर मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे ससुराल वाले ना बहुत गंदे, सारा दिन मुझसे घर का काम करवाते हैं, साथ ही साथ अपनी सेवा भी। और अगर काम में कोई गलती हो जाए तो 4 बातें ऐसे सुनाते हैं जैसे कि मुझे महीने की तनख्वाह पर रखा हो। और मेरा पति, वो भी वैसा ही है। मैं ना सबसे ज़्यादा परेशान तो अपने पति से हूँ। मैं समझ रही हूँ बेटा, तू अपने ससुराल में परेशान है, पर ये तेरा फैसला मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मेरी माँ तो तू अभी वापस चली जा। माँ, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ, अब मैं यहीं रहूँगी तब तक जब तक मेरे ससुराल वालों की अकल ठिकाने ना आ जाए और वो लोग मुझसे माफ़ी ना मांग ले। रितु अपनी माँ को सारी बात बता रही थी कि वो सारी बातें सुनती हुई नंदिनी वहाँ आती है और एक भाभी होने के नाते अपनी ननद को समझाने की कोशिश करती है। देखो रितु, मैं नहीं जानती तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर अभी तक तुमने जो भी माँ जी को बताया उसमें मुझे कुछ गलत नज़र नहीं आया। तुम अपने ससुराल की इकलौती बहू हो, तुम्हारे ऊपर अपने ससुराल की और घर की जिम्मेदारी है। अगर तुम अपने सास ससुर पति और घर को नहीं देखोगी तो और कौन देखेगा? इसलिए नाराज़गी छोड़ो और घर वापस चली जाओ। देख रही हो माँ तुम, मैंने कहा था ना तुमसे, भाभी मेरी ही गलतियाँ निकालेंगी। इनके पास और काम ही क्या है, सारा दिन ऑफिस में बैठना और दूसरा मेरी गलतियाँ निकालना। घर में इतनी सारी बातें हो रही थी कि तभी राहुल तैयार होकर नीचे आता है और अपनी बहन को देखकर हैरान हो जाता है। अरे रितु, यहाँ? वो भी अचानक? मैं तो आज तेरे ही घर आने वाला था, तूने तो आकर मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। माँ, तुमने रात को ही बात कर ली क्या? किसी ने किसी से कोई बात नहीं करी, मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं अब यहीं रहूँगी। मैं परेशान हो चुकी हूँ अपने ससुराल वालों की रोज़ की कलिश से, ये सब मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। इतना बोलकर रितु अपना सामान लेकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और राहुल नंदिनी से सवाल करता है। अब नंदिनी सारी बात राहुल को बताती है, पर राहुल इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप ऑफिस के लिए चला जाता है और रितु की वजह से बेचारी नंदिनी का प्लान भी कैंसिल हो जाता है। पर रितु के आने से नंदिनी के सर पर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे ही नंदिनी को सैलरी मिलती है वैसे ही रितु नंदिनी से कहती है, भाभी आप तो खुश नसीब हैं जो आपको इतना अच्छा ससुराल और मेरे भैया मिले जो आपको इतना प्यार करते हैं। एक मेरे ससुराल में मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते, नौकरी तो दूर की बात है। और मेरा पति मेरे हाथ में 1 रुपया तक नहीं देता कि मैं कुछ सामान ले सकूं। आप मानेंगी नहीं, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैंने कुछ नहीं खरीदा। आज तो दिल कर रहा है शॉपिंग करने का। हाँ हाँ रितु, क्यों नहीं, वैसे भी मैं घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रही थी, तुम भी साथ चलो, तुम्हें जो लेना हो ले लेना। नंदिनी रितु को मना नहीं कर पाती और रितु जानबूझकर फिजूल की खर्ची करती है। ये देखकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सविता की तबीयत खराब हो जाती है। अब अकेली नंदिनी घर, ऑफिस और अपनी सास सब कुछ संभाल रही होती है और ऊपर से रितु अपनी ही भाभी को भला बुरा कहती और उसके कामों में गलतियाँ निकालती। क्या भाभी, आपसे 4 लोगों का परिवार नहीं संभल रहा? पता नहीं आप अच्छे लोगों का परिवार कैसे संभालोगे। आपको पता नहीं, मेरे पति का खुद का बिजनेस है, उन्होंने तो कारखाने के एम्प्लॉय अपने पास रख रखे हैं। मुझे तो उनका भी काम देखना पड़ता था। सोचो, मैं अकेली नन्ही सी जान कितना सब कुछ करती थी। और एक आपको देख लो, मुझे और माँ को खाना देकर भी नहीं जाती, बस खाना बनाकर हम पर एहसान करके चली जाती हो। ननद जी, फिर तो आपका मेरा एहसान मंद होना चाहिए, क्योंकि आप तो मुझ पर यह एहसान भी नहीं करती। मैं ऑफिस जाती हूँ पर फिर भी घर का सारा काम करके जाती हूँ। आप घर में रहती हो और कुछ नहीं करती,
बस पूरा दिन अपने ससुराल वालों की बुराई करती हो, जबकि आपको ससुराल से यहाँ आए 4 महीने हो चुके हैं और आपका खर्चा भी मैं ही उठा रही हूँ। माँ देख रही हो ना, आखिर आज भाभी की ज़ुबान पर उनके दिल की बात आई गई। भाभी मुझे बोझ कह रही है। माँ, क्या मैं इस घर के लिए बोझ हूँ? बहू, ये सब तू क्या कह रही है? मेरी बेटे से जुबान संभाल कर बात कर। सब कुछ पता होने के बाद भी सविता अपनी बेटी को कुछ ना कहकर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती है और नंदिनी को अपनी सास की बात का बहुत बुरा लगता है। अब वो सारी बात अपने पति को बताती है, पर राहुल भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। यार देखो, ये तुम्हारे और रितु के बीच का मामला है, इसमें प्लीज़ मुझे मत इन्वॉल्व करो। कैसे भाई हो तुम? तुम्हारी बहन इतनी बड़ी गलती कर रही है और तुम कह रहे हो कि मुझे इन बातों में इन्वॉल्व मत करो। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, मत करो, अब मैं ही कुछ करूँगी। नंदिनी अब समझ चुकी थी कि रितु यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और वो अपने हाथों से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए अब वो दूसरा रास्ता अपनाती है और अगली सुबह अपनी ननद से माफ़ी मांगती है और उसे समझाते हुए कहती है, नाना जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल आपसे जो कुछ कहा उसके लिए, पर सच में मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पर भाभी, दिल तो आपने मेरा दुखाया है। एक औरत होकर आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? सोचा अगर आपकी भाभी आपको बोझ बताएगी तो कैसा लगेगा? जानती हूँ नाना जी, इसीलिए तो मैं अपने मायके ही नहीं जाती। और तो और मुझे डर भी लगता है कि अगर मैं अपने मायके जाकर बैठ गई तो कहीं मेरा ससुराल और मेरे पति को कोई मुझसे छीन ना ले। आपको यहाँ आए भी 4 महीने से ऊपर हो गए, अब आपको ना खुद चले जाना चाहिए। आप खुद सोचो, आपके पति ने और ससुराल वालों ने एक बार भी आपको फ़ोन नहीं किया और ना ही आपको लेने के लिए यहाँ आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरी शादी की सोच रहे हैं? अगर ऐसा हुआ ना तो ज़िंदगी आपकी ही बर्बाद हो जाएगी। मेरी मानो तो लड़ झगड़ कर अपना हक हिस्सा लो और अपने पति के साथ रहो, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप हाथ मलती रह जाओ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, मुझे ना अभी इसी वक्त जाना होगा। वैसे भी मुझे अब अपने पति पर विश्वास नहीं है। जिस तरह वो लड़कियों से बात करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी सातन उठाकर ले आए एक दिन। रितु अपनी भाभी की बातों में आ जाती है। अब रितु को भी एहसास होने लगता है और डर लगता है कि कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे, इसलिए अब बिना कोई देरी करे वो अपना सामान पैक करती है और अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ वो एक अच्छी बहू बनकर दिखाती है और अपने घर को संभालती है, बस इस डर से कि कहीं कोई उसकी जगह ना ले ले।